हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य फ्रॉम आदित्य कोचिंग सेंटर। जब मैंने आपको क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि आपको इस चैप्टर में मापन एवं मात्रक इन दोनों टॉपिकों को छोड़कर, यानी कि इनके अलावा, इन दोनों टॉपिकों के अलावा आपको दो टॉपिक के बारे में और पढ़ना होगा। पहली टॉपिक थी त्रुटि विश्लेषण और दूसरा था विमीय विश्लेषण। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रुटि विश्लेषण क्या होता है। त्रुटि क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। त्रुटि विश्लेषण, जिसकी इंग्लिश होती है एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रुटि क्या होती है, एरर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि भौतिक विज्ञान को मापन के विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। भौतिक विज्ञान को क्या कहा जाता है? मापन का विज्ञान। द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब जब हम भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान के नाम से जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिजिक्स में हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और हमें पता है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हर प्रयोग का एक वास्तविक मान होता है। क्या होता है? वास्तविक मान होता है। हर प्रयोग का कोई ना कोई वास्तविक मान होता है। और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें एक वैल्यू और मिलती है जिसको हम प्रैक्टिकल वैल्यू या प्रायोगिक मान के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रायोगिक मान। जब हम वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान घटा देते हैं, जब हम वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान का अंतर निकालते हैं तो जो अंतर निकल के आता है वही अंतर एरर कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। एक बात फिर से समझिए, हमने बताया कि भौतिक विज्ञान को मापन के विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब हम भौतिक विज्ञान में प्रैक्टिकल करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस प्रैक्टिकल का कोई ना कोई एक वास्तविक मान होगा, एक रियल वैल्यू होगी। और जब हम प्रैक्टिकल कर लेंगे तो हमें एक वैल्यू और मिलेगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी? प्रायोगिक मान मिलेगा, यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू मिलेगी। अब बात कर रहे हैं हम कि एरर क्या होता है, त्रुटि क्या होता है। तो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान से प्राप्त जो अंतर होता है उसे ही क्या कहते हैं? एरर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। मान लीजिए एक मार्कर है। अब मैं अगर किसी बच्चे से पूछता हूं कि इस मार्कर की लंबाई क्या है, तो उस बच्चे ने इस मार्कर की लंबाई का प्रैक्टिकल किया, यानी कि इसको नाप कर बताया कि सर इस मार्कर की लंबाई जो है वो है 5.2 सेंटीमीटर। हमने इसी मार्कर की लंबाई किसी दूसरे बच्चे से पूछी तो उसने नाप कर बताया कि सर इस मार्कर की लंबाई 5.3 सेंटीमीटर है।
किसी और बच्चे से पूछा गया, उसने बताया 5.4 सेंटीमीटर है। किसी और बच्चे से हमने पूछा, उसने बताया 5.5 सेंटीमीटर है। किसी और बच्चे से पूछा गया, उसने बताया कि 5.6 सेंटीमीटर है। कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 5 प्रैक्टिकल वैल्यू है, लेकिन इस प्रैक्टिकल वैल्यू से, इस प्रायोगिक मान से अभी तक इस मार्कर की लंबाई नहीं पता चली। यानी कि इस मार्कर की वास्तविक लंबाई क्या है, वास्तविक मान क्या है, ये हमें नहीं पता चला। अब हम सबसे पहले इस मार्कर का वास्तविक मान निकाल लेते हैं। वास्तविक मान निकालने के लिए इन सभी नंबर्स का औसत निकाल लिया जाता है। फार्मूला होता है क्या? कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो ये है 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 प्लस 5.5 प्लस 5.6 बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5 बटे 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 11 4 15 15 15 और 3 18 19 20 0 करिए 2 5 5 10 15 20 25 आ जाएगा है 27.0, यानी कि 27/5। जब इसका औसत निकाल लेंगे तो इस मार्कर की वास्तविक वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 5.4 सेंटीमीटर। यानी कि इस मार्कर की लंबाई क्या थी? 5.4 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो रियल वैल्यू थी, वास्तविक मान जो था वो था 5.4 सेंटीमीटर। लेकिन अलग अलग प्रयोगों में हमें इस मार्कर की लंबाई या इस मार्कर का प्रायोगिक मान अलग अलग मिला हुआ है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मिले हुए हैं। अब जब हम इस वास्तविक वैल्यू में से, इस वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को घटा लेंगे तो जो अंतर आएगा, यानी कि जैसे कि 5.4 इसका वास्तविक मान था इस मार्कर का, है ना। अब इस मार्कर की जो लंबाई है वो कितनी है? प्रायोगिक मान कितना निकल के आया था? 5.2 निकल के आया था। अब 0.2 इसका अंतर, यानी कि वास्तविक मान में से जब हम प्रायोगिक मान को घटा देते हैं तो जो अंतर निकल के आता है यही क्या होती है? त्रुटि कहलाती है, एरर कहलाता है। यानी कि इस मार्कर के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान की त्रुटि कितनी थी? 0.2 की, 0.2 सेंटीमीटर की त्रुटि थी। यही क्या कहलाएगा? त्रुटि कहलाएगा। यानी कि हम परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, कि डिफिनेशन हो सकती है कि वास्तविक मान और प्रायोगिक मान से प्राप्त अंतर को ही एरर यानी कि त्रुटि कहा जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा कि वास्तविक मान और प्रायोगिक मान से प्राप्त अंतर ही त्रुटि कहलाती है, एरर कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि जो त्रुटि होती है ये कितने प्रकार की होती है। त्रुटि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो त्रुटि होती है यानी कि एरर, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एरर। कौन कौन से? पहला होता है आपका क्रमबद्ध त्रुटि। कौन सी त्रुटि? क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, जिसकी इंग्लिश होती है सिस्टमैटिक एरर। क्या होती है? सिस्टमैटिक एरर। SYSTAMATIC, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। ये शब्द जो था हिमालय से पाया गया था। यादृच्छिक त्रुटि बहुत ही खतरनाक शब्द है। यादृच्छिक त्रुटि, जिसकी इंग्लिश होती है रैंडम एरर। क्या होती है? रैंडम एरर। RANDAM, रैंडम एरर।
और जो तीसरी त्रुटि होती है वो होती है स्थूल या गंभीर त्रुटि। गंभीर गौतम गंभीर वाला गंभीर त्रुटि। जिसकी इंग्लिश होती है ग्रॉस एरर। अच्छा, आपके एग्जाम में त्रुटि कितने प्रकार का होता है ये नहीं पूछाता है, क्योंकि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको केवल न्यूमेरिकल लगाने होते हैं, यानी कि आपको एरर एनालिसिस में न्यूमेरिकल करने होते हैं। आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा त्रुटि कितने प्रकार की होती है, त्रुटि क्या होता है, बट आपको जानकारी के लिए मैं समझा दे रहा हूं। अब हमको पढ़ना क्या है, क्रमबद्ध त्रुटि पढ़नी है। हमको यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है ये नहीं पढ़ना है, और स्थूल त्रुटि क्या होती है ये भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है अभी हम बताते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। अच्छा, अगर हम इसका नाम देखते हैं सिस्टमैटिक में सिस्टम यानी कि सिस्टम के कारण, सिस्टम की वजह से जो एरर होती है उसे क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं या क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको कोई प्रयोग करना है, तो आप प्रयोग किसी रेस्टोरेंट या किसी सड़क पर बैठ के तो करेंगे नहीं। आपको प्रयोग करने के लिए एक लैब की आवश्यकता है। दूसरा, प्रयोग करने के लिए आपको उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा, आपको प्रयोग करने के लिए हमें सुंदर विद्यार्थियों की आवश्यकता भी पड़ेगी। सुंदर मतलब पढ़े लिखे विद्यार्थियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो आपका अध्यापक होगा वो तो प्रैक्टिकल करेगा नहीं, क्योंकि टीचर जो होता है उसको प्रैक्टिकल करना आता है, उसको प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल आपको करना है। और वातावरण जो होता है, एक सुनिश्चित वातावरण भी होना चाहिए प्रयोग करने के लिए। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सिस्टमैटिक एरर क्या है, तो आप उसे बता सकते हो कि सिस्टम के कारण जो एरर उत्पन्न होती है, जो त्रुटि उत्पन्न होती है, उसे ही क्रमबद्ध त्रुटि या सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की होती है। अच्छा, क्रमबद्ध त्रुटि की एक डिफिनेशन ये भी हो सकती है कि वह त्रुटि जिसके बारे में हमें पता होता है, ऐसी त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। अच्छा, हमने ये क्यों बताया कि ऐसी त्रुटि जिसके बारे में हमें पता होता है, अभी मैं बताता हूं। बात कर रहे हैं क्रमबद्ध त्रुटि की, तो क्रमबद्ध त्रुटि जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। क्रमबद्ध त्रुटि 4 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका यंत्रगत त्रुटि। ये कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला होता है यंत्रगत त्रुटि। दूसरा होता है आपका व्यक्तिगत त्रुटि। दूसरा क्या होता है? व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरा होता है आपका ये प्रायोगिक त्रुटि। क्या होता है? प्रायोगिक त्रुटि। और चौथा जो होता है आपका, वो होता है वातावरण परिवर्तन के कारण जो त्रुटि होती है। वातावरण परिवर्तन। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब सिस्टमैटिक एरर जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है यंत्रगत त्रुटि, दूसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरी होती है आपकी प्रायोगिक त्रुटि, और चौथा जो होता है वो होता है आपका वातावरण त्रुटि। अब बात करते हैं कि यंत्रगत त्रुटि क्या है। मान लीजिए कि
प्रयोग करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास एक बढ़िया सा लैब है। अब लेकिन उस प्रैक्टिकल करने के लिए जो उपकरण रखे हुए हैं, जो प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए जो उपकरण रखे हुए हैं वो बहुत ही पुराने हैं, यानी बाबा आदम के जमाने के उपकरण रखे हुए हैं। मान लीजिए आपके पास कोई स्केल है, आपके पास मान लीजिए कोई स्केल होनी कैसे चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी पुरानी स्केल रखी हुई है आपके लैब में कि वो थोड़ा इस प्रकार से हो गई, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर उसमें पता ही नहीं कहाँ पे है, ये यहाँ पे घिस चुका है, ऐसे हो चुका है, यहाँ पे होती कैसी है, सीधी होती है। तो अब इस स्केल से हम जब प्रयोग को नापेंगे, प्रायोगिक मान को नापेंगे, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी कि त्रुटि हो जाएगी उसमें। तो किस कारण से हो रही है, स्केल के कारण से। और स्केल है क्या, एक उपकरण, यानी कि किसी उपकरण या यंत्र के कारण से जो त्रुटि होती है या जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए कि आपको टेम्परेचर नापना है, किसी व्यक्ति को बुखार है, अब उस व्यक्ति को तो छू के नाप ले सकते हैं, हाँ इसको कितने डिग्री बुखार है, ना तो हम बहुत ज्यादा गर्म छू के बता सकते हैं, ना बहुत ज्यादा ठंडा ही बता सकते हैं। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, थर्मामीटर की। अब आपके इस लैब में जो थर्मामीटर रखा है वो 5-6 साल पुराना थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर के अंदर एक नली होती है जिसको केस नली कहा जाता है। थर्मामीटर के अंदर एक नली पाई जाती है पतली सी, जिसको हम केस नली के नाम से जानते हैं। उस केस नली के अंदर पारा भरा होता है। क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। क्योंकि जो आपका थर्मामीटर है वो 5 से 6-10 साल पुराना है, इसलिए जो उसके अंदर पारा भरा हुआ था वो बिल्कुल सूख गया था, यानी कि वो इस कंडीशन में आ चुका था कि अगर आप उसको आग में डाल देते उस थर्मामीटर को, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेम्परेचर बताने वाला नहीं। अब उस थर्मामीटर से नापेंगे, यानी कि तो उसमें जाहिर सी बात है त्रुटि होगी, क्योंकि बहुत पुराना है, इसमें पारा सूख चुका है। तो त्रुटि जो हो रही है वो किसके कारण से हो रही है, थर्मामीटर के कारण से हो रही है। थर्मामीटर क्या है, एक यंत्र है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यंत्र के माध्यम से या यंत्र के कारण प्रयोग में जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे यंत्रगत त्रुटि के नाम से जानते हैं या उसे यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आप तुरंत ना लिख पाते हो हमारे जब मैं बताता हूं, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को आगे कर रोक कर आप डेफिनेशन या उसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बाकी समझाने वाला काम मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। यंत्रगत त्रुटि क्या होती है ये आप समझ चुके होंगे। दूसरा आता है व्यक्तिगत त्रुटि। अब ये व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि लैब भी अच्छा है, आपके पास जो लैब है वो भी बढ़िया बेहतरीन है, और प्रयोग करने के लिए जो यंत्र रखे गए हैं, उपकरण जो हैं वो भी क्या है, आपके बढ़िया है, यानी उस यंत्र में कोई कमी नहीं है। अब व्यक्तिगत त्रुटि होती क्या है, आपके पास सब कुछ अच्छा है, अब आप प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ बदतमीज टाइप के बच्चे होते हैं, तो कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, उनका भी कभी कोई पढ़ने का मन नहीं करता। तो मान लीजिए कि उनको जार दिया गया, प्रयोग करने के लिए जार दिया गया, वो जार पकड़े हैं और वो क्या किए, जार को छोड़ दिए, जार गिरा, टूट गया। यानी कि किसके कारण से गलती हो रही है, व्यक्ति विशेष के कारण गलती हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष के कारण उत्पन्न हुई त्रुटि या व्यक्ति विशेष से होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि के नाम से जानते हैं या व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्रायोगिक त्रुटि क्या होती है। प्रायोगिक त्रुटि किसे कहते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास लैब भी अच्छा है, आपके यंत्र भी अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे बच्चे भी, आपका पढ़ने का मन कर रहा है, आप पूरे मूड में हो कि आज हमें प्रैक्टिकल करना है। अब हम बात करेंगे कि प्रायोगिक त्रुटि होती क्या है।
देखिए जब प्रयोग कराया जाता है तो उस प्रयोग कराने से पहले एक दिन उसकी क्लास दी जाती है। जैसे कि आपको मान लीजिए प्रयोग करना है वेरियर क्लास 11 का फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो क्या है, वो है वेरियर कैलिपर्स का। मान लीजिए आपको प्रयोग करना है। अब उस प्रयोग को करने के लिए कराने से पहले जो अध्यापक होंगे आपके विद्यालय के, वो उस प्रयोग के बारे में आपको बताएंगे। प्रयोग कराने के एक दिन पहले जो क्लास होगी वो बताएंगे कल हम चलेंगे लैब, आपको ये प्रयोग करना है, इसके बारे में कैसे क्या करना है आप जान लीजिए। तो जब अध्यापक उस प्रयोग के बारे में बता रहा है, सपोज करिए आप उस दिन क्लास में नहीं जा पाए, उस दिन आप क्लास में नहीं जा पाए, किसी कारण से आप विद्यालय या क्लास में उपस्थित नहीं थे और आपके सर ने उस प्रयोग के बारे में बता दिया। अगर आपके प्रयोग के बारे में बता रहेगा तो आप पहले से तैयार रहेंगे कि हाँ ये करना है, उसके लिए ये उपकरण लगेगा, ऐसे ऐसे करना रहेगा, तो आप अगले दिन प्रयोग अच्छे से कर पाओगे। हाँ, तो आप किसी कारण से उस दिन क्लास से वंचित थे, आप क्लास में उपस्थित नहीं थे। अब आपको उस प्रैक्टिकल के बारे में, उस प्रयोग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप प्रयोग कैसे करोगे? अगर हम कह सकते हैं कि प्रयोग के सिद्धांत के अभाव में, प्रयोगों के सिद्धांत के अभाव में होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं? प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रायोगिक त्रुटि किसे कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि की डिफिनेशन क्या होती है, तो आप उसे बता सकते हो कि प्रायोगिक सिद्धांत के वजह से होने वाली त्रुटि को प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं, या प्रायोगिक सिद्धांत के अभाव से होने वाली त्रुटियों को प्रायोगिक त्रुटि के नाम से जाना जाता है या प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। अब बात करते हैं वातावरण परिवर्तन के कारण कैसे त्रुटि होती है। वातावरण परिवर्तन, इसका क्या संबंध है प्रयोग से? अब सपोज कीजिए कि आपके पास बढ़िया लैब है, बढ़िया यंत्र है, बढ़िया आप लोग बच्चे भी अच्छे हो और आप क्लास में भी उपस्थित थे, आपको प्रयोग के बारे में पता, हाँ ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक। लेकिन अब वातावरण परिवर्तन, इसकी वजह से कौन सी त्रुटि होती है ये जानिए। मान लीजिए आप लैब में गए, लैब तो बहुत अच्छा है लेकिन लाइट ही नहीं है, एकदम गर्मी है, अब आपका मन ही नहीं कर रहा है प्रयोग करने के लिए। आप चलो मान लीजिए टीचर ने आपको डांटा, आप प्रयोग करने के लिए आ भी गए, आप प्रयोग कर रहे हो। सपोज कोई प्रयोग ऐसे होता है जो टेम्परेचर के आधार पर किया जाता है कि हाँ इस प्रयोग के लिए इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ना तो इससे ज्यादा होना चाहिए, ना तो इससे कम होना चाहिए। मान लीजिए अब आपको इतने टेम्परेचर पे आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक, 1 मिनट बाद क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत गर्मी होने लगी, तो क्या वो जो आप प्रयोग कर रहे हो क्या वो सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर था उसमें कि आपको 23 अंश सेल्सियस पे प्रैक्टिकल करना था और आप 23 पे कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ गया, 24 हो गया, टेम्परेचर घट गया, 22 हो गया, तो वो प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि आ जाएगी। तो उस त्रुटि को क्या कहेंगे? वातावरण परिवर्तन से जो त्रुटि होती है उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण परिवर्तन से होने वाली। अब हम बात करेंगे यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है, रैंडम एरर क्या होता है, इसके बारे में जाना। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, जब आप लोग प्रायिकता पढ़ रहे थे तो उसमें था यादृच्छिक नामक शब्द था प्रायिकता में। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई थैला है, मान लीजिए आपके पास कोई थैला है, इसमें 4 लाल गेंद रखी है, 3 ब्लू कलर की गेंद है, 2 येलो कलर की गेंद है। अब प्रश्न कहता है कि इसमें से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाए तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी? ये प्रायिकता में आप लोग पढ़े हैं, ठीक। तो यादृच्छिक का मतलब होता है कि ऐसी घटना जिसके बारे में हमें पूर्व अनुमान ना हो। जैसे कि अब आपसे इस थैले में 4 लाल गेंद है, 3 नीली गेंदें हैं, 2 पीली गेंदें हैं। अब आपसे कोई कहता है कि इसमें से आप गेंद निकालो, इसमें से आपसे कोई कहता है कि आप एक नीली गेंद निकालो। अब आप हाथ डाले थैले में, अब आपको ये नहीं पता है ना कि कहाँ पे लाल गेंद है कहाँ पे गेंद, तो जब एक थैले में है तो गेंद लाल पीला सब उसमें मिल गया होगा, तो आप गेंद निकालते हो, ठीक। अब पता लगा आपको नीला निकालना था, आप लाल गेंद निकाल लिए,
ठीक, तो गलती हुई ना, वो गलती किसकी हुई? क्योंकि आपको उस थैले में कौन सी गेंद कहाँ पे रखी गई है उसके बारे में पूर्व अनुमान नहीं था। तो ये इस प्रकार की जो गलतियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है, रैंडम एरर कहा जाता है। या मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लखनऊ जा रहा, कोई व्यक्ति लखनऊ जा रहा हो, तो वो अपने घर से स्टेशन पहुंचा, ट्रेन से जाना होगा, मान लीजिए उसे अपने घर से वो स्टेशन पहुंचा, पता लगा कि वो 5 मिनट लेट पहुंचा, जिस ट्रेन से उसको जानी थी वो ट्रेन जा चुकी है। अच्छा, अब वो लखनऊ से उसकी ट्रेन मान लीजिए कि सुल्तानपुर से उसकी ट्रेन थी, आप मान लीजिए। तो अब वो फैजाबाद से सुल्तानपुर गया है, ठीक, और रात भी हो चुकी है, बहुत बारिश हो रही है, मौसम खराब है। तो अब क्या करेगा वो? तो अचानक उस व्यक्ति को याद आता है कि यहाँ पे मेरे एक सर थे, सुल्तानपुर के एक सर थे जो हमें पढ़ाते थे इंग्लिश, उनका घर यहीं पर है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति सोचता है कि आज मैं यहीं रुक जाता हूँ, तो वो व्यक्ति अपने सर के यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन अब सर को उसके बारे में तो पता नहीं है, हाँ ये व्यक्ति आने वाला है हमारे यहाँ, वो तो बड़े खा पी के सोने वाले थे, उनको खाना वाना तो था नहीं इनके पास। अब ये क्या हो गए? ये यादृच्छिक उनके घर पे पहुँच गए, यानी कि अचानक उनके घर पे पहुँच गए, ठीक। अब वो खाना नहीं खिला रहे तो उनकी गलती थोड़ा है, उनको पता थोड़ा था कि आप आने वाले हैं। तो ऐसी जो गलतियां होती हैं अचानक, जिसके बारे में पूर्व अनुमान नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है, रैंडम एरर कहा जाता है। अच्छा, हमने कहा था कि इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जिस घटना के बारे में हमें कोई अनुमान ही नहीं है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या? जैसे ये घटना हुई थी, ये त्रुटि जो हुई थी क्रमबद्ध त्रुटि, हमने बताया था कि इस त्रुटि के बारे में हमें पहले से पता होता है। आपके पास ये अंतर्गत त्रुटि है, आपका स्केल जो था वो थोड़ा इस टाइप का था, तो आपने देखा, आपको पता था कि हाँ इसके लिए गड़बड़ है, तो इससे जो हम नापेंगे वो भी क्या आएगा? गलत ही आएगा। आपके व्यक्तिगत त्रुटि थी, उसमें ये भी पता था हाँ ये व्यक्ति गलती कर रहा है, हमें पता था कि व्यक्ति गलती कर रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये भी हमें पता था। प्रायोगिक त्रुटि, हम विद्यालय नहीं गए थे, हमें ये पता था कि हम विद्यालय गए नहीं, हमें उस प्रैक्टिकल के बारे में पता नहीं है, तो हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वातावरण परिवर्तन के कारण हमें ये भी पता है कि पता नहीं मौसम परिवर्तन हो सकता है, बारिश हो सकती है, बहुत गर्मी हो सकती है, यानी कि ये सब जो जितनी भी त्रुटियां थी इनके बारे में पहले से पता था, इसलिए हम इस कारण का निवारण भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी त्रुटि जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो पहले से, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इस त्रुटि के बारे में हम नहीं पढ़ते। उम्मीद है कि आपको यादृच्छिक त्रुटि समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं भी आता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। बच्चे कहते हैं कि बहुत बोरिंग टॉपिक है ये त्रुटि विश्लेषण, लेकिन शायद मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको बोरिंग लगे। फिर भी अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से। अब हम बात करेंगे स्थूल त्रुटि क्या होती है या गंभीर त्रुटि क्या होती है। स्थूल त्रुटि और गंभीर त्रुटि, ये दोनों त्रुटि क्या होती है? एक ही होती है, चाहे हम उसे गंभीर त्रुटि कहें या स्थूल त्रुटि कहें, बात एक ही होगी। ये गलती जो होती है ये प्रेक्षक की वजह से होती है। ये गलती किस लिए होती है? ये केवल और केवल प्रेक्षकों की लापरवाही से होती है। कैसे होती है? प्रेक्षक किसे कहा जाता है? जो प्रयोग करता है उसे प्रेक्षक कहा जाता है। प्रेक्षकों की लापरवाही की वजह से होती है। लापरवाही की वजह से कौन सी त्रुटि होती है? स्थूल त्रुटि होती है, गंभीर त्रुटि। कैसे होती है मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्थूल त्रुटि क्या होती है या गंभीर त्रुटि क्या होती है, तो आप बता सकते हो कि ऐसी त्रुटि जो प्रेक्षकों की लापरवाही की वजह से होती है, ऐसी त्रुटि को स्थूल त्रुटि या गंभीर त्रुटि के नाम से जानते हैं। अच्छा, प्रेक्षक की लापरवाही की वजह से कैसे? प्रेक्षक की लापरवाही की वजह से गलती कैसे हुई? मान लीजिए आप क्लास 11 का पहला पीरियड का है आपका क्या? वर्नियर कैलिपर्स, आपका पहला प्रैक्टिकल है। अब आपके क्लास में मान लीजिए 50 से 60 स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास में 50 से 60 के बीच में विद्यार्थी हैं।
जाहिर सी बात है कि 50 से 60 विद्यार्थी एक ही दिन में या एक ही बार में प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है उसमें उतने उपकरण उपलब्ध नहीं होते हैं कि आपको एक बार में प्रैक्टिकल कराया जा सके। तो टीचर क्या करते हैं, आप लोगों का ग्रुप बना देते, 3 लोगों का ग्रुप, 4 लोगों का ग्रुप, टीम बना दिए, ये सीता की टीम है, ये गीता की टीम है, ये विजय की है, मोहन की है, 4-4 लोगों का बांट दिया। तो सर ने बता दिया कि रोल नंबर वाइज बांट दिया कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 10 तक या रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 20 तक आज प्रैक्टिकल करेंगे, बाकी जो बच्चे बचते हैं वो दूसरे दिन प्रैक्टिकल करेंगे। तो आपके लैब में 20 वेरियल कैलिपर्स था, यानी कि एक दिन में 20 बच्चे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे आए, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सब कुछ सही है, सामान भी सब कुछ मतलब सब कुछ एकदम बेहतरीन है, वो प्रैक्टिकल किए, पढ़ने में भी अच्छे हैं बच्चे। अब पता लगा कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अब वेरियल कैलिपर्स में मान लो नापना हुआ, किसी बच्चे ने बताया नाप के, देखो जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो कुछ बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं और कुछ बच्चे प्रैक्टिकल फाइल भी बनाते रहते हैं, क्योंकि प्रयोगात्मक फाइल जो होती है वो भी प्रैक्टिकल करते वक्त बनाया जाता है। जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं वेरियल कैलिपर्स का, उसमें क्या कितना सेंटीमीटर का है, क्या कैसे किया आपने, उसका पूरा फाइल बनाना पड़ता है, टीचर आपका चेक करते हैं। मान लीजिए अब वो वेरियल कैलिपर्स का कर रहे हैं प्रैक्टिकल, उन्होंने नाप के बताया, हाँ इसका व्यास जो है वो 3.4 सेंटीमीटर है, इसको लिख लो। तो बगल में जो उनके साथ का बच्चा है वो लिखता है, उन्होंने कहा 3.4 लिख दो, वो लिख लिया कितना 4.3, यानी उनको सुनने में गड़बड़ी होगी, वो 4.3 लिख लिया। इन्होंने कहा लिखो भैया 4.3, तो लिख लिया 3.4 या 2.5 लिख लिया। ठीक, ये गलती किसकी वजह से हो रही है? प्रेक्षक की वजह से हो रही है ना। आपका लैब बढ़िया है, वातावरण सुरक्षित लैब है, आपका सामान आपके पास अच्छे हैं, यंत्र सारे ठीक ठाक हैं, आप अच्छे विद्यार्थी भी हैं, आपके टीचर भी बहुत अच्छे से आपने समझाया था, आपने वो क्या कहते हैं इसको, आप जब जिस दिन समझाए थे आप क्लास में उपस्थित थे, यानी सब कुछ बढ़िया था। आप लापरवाही आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपने बताया कि आपने अच्छे से प्रैक्टिकल किया, आपने बताया कि लिखना था कितना 3.4, आपने लिख लिया 4.3, उन्होंने कहा 4.3 लिखो, आपने लिख लिया 3.4। ठीक, सब कुछ किया, सब कुछ सही था। अब आप सर के पास लेकर गए, सर हमने प्रैक्टिकल कर लिया, देखिए अब सर को तो पता है ना कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी। उन्होंने कहा कि आपका प्रैक्टिकल गलत है, आप फिर से करके आइए। ठीक, तो ये गलती किसकी वजह से हुई? प्रेक्षकों की वजह से हुई। तो ऐसी गलती को क्या कहते हैं? स्थूल त्रुटि या गंभीर त्रुटि के नाम जानते हैं। यानी कि ऐसी त्रुटि जो प्रेक्षकों की लापरवाही की वजह से होती है, ऐसी त्रुटि को गंभीर त्रुटि या स्थूल त्रुटि या ग्रॉस एरर के नाम से जानते हैं, ग्रॉस एरर कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी टॉपिक जितना मैंने आपको पढ़ाया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया ही होगा। अगर आपको नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पुनः समझाऊंगा उसके बारे में। और कल का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये है टॉपिक त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण में आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल करने होंगे। आपको ये नहीं पूछेगा कि ये त्रुटि किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। आपको इसमें कैलकुलेट करना है, यानी टोटल आपको न्यूमेरिकल करने होंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, करवाएंगे हम। अब आपके अगले जो टॉपिक है वो है त्रुटि की गणना। क्या है? त्रुटियों की गणना करना, त्रुटियों की या त्रुटि की गणना। क्योंकि आप कैलकुलस करोगे ना, न्यूमेरिकल करोगे तो कैलकुलस करना पड़ेगा। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको कल समझाऊंगा। ये आपको कल पढ़ना, त्रुटि की गणना, त्रुटि की गणना क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।